आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन रहस्यमयी जगहों के बारे में जिन्हें राजस्थान सरकार ने खुद हॉन्टेड घोषित करके अपनी टूरिज्म वेबसाइट पर डाला है। ये वीडियो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच है जहां बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग, यानी भूत। यह वो जगहें हैं जहां दिन में पर्यटक घूमते हैं और रात को परछाइयां, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हवाओं में सांस लेता है। और कौन जाने, अगर आप कभी वहां गए तो लौटते समय आपके साथ कोई और भी आ जाए। नीमराना बावड़ी। राजस्थान की रेत और महलों की गर्वीली धूप अक्सर नीमराना किले पर ही टिकी रहती है, लेकिन उसी रोशन दौलत से थोड़ी दूरी पर वहां एक ऐसी संरचना है जो बावजूद अपनी सादगी और खामोशी में गहरे सवाल बैठे हैं। नीमराना की बावड़ी। यह कोई लोकप्रिय ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, लेकिन जिनका सामना हो गया वो कहते हैं ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की जगह है। करीब 18वीं सदी में बनाया गया यह जल स्रोत यात्रा और व्यापार मार्गों पर रुकने वाले लोगों की सेवा के लिए तैयार किया गया था। आज लगभग 200 सीढ़ियों की गहराई में फैली हवाओं और पत्थरों की गूंज के बीच सिर्फ पानी नहीं, एक इतिहास भरा माहौल मौन के साथ खड़ा है। नीमराना बावड़ी को इस मायने में खास पहचान मिली जब राजस्थान सरकार ने इसे अपने आधिकारिक पर्यटन पोर्टल पर हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ राजस्थान सूची में शामिल किया। यह कोई यूजर जनरेटेड लिस्ट नहीं, बल्कि राज्य की टूरिज्म अथॉरिटी द्वारा दर्ज किया गया एक प्रमाणीकरण है। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ लगातार भूत की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसका एक अर्थ यह अवश्य हो सकता है। यह एक ऐसी जगह है जो जाने माने अति प्राकृतिक वातावरण का अनुभव देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बात इसे ऐसी बनाती है? शुरुआत होती है इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली शांति से। नीचे उतरने पर हवा में ठंडक सी फैल जाती है, इसलिए यह सिर्फ सेंसेशन ही नहीं, बल्कि तापमान में अचानक बदलाव है जो प्राकृतिक रूप से एक्सप्लेन किया गया है, फिर भी एक अनजान एहसास का कारण बन जाता है। पसंदगी की बात और है कि बावड़ी की दीवारों पर समय के साथ बनना खोना सब कुछ कहां तक लिखा गया इतिहास है और कहां से कोई अनकही दास्तान। कई लोग जगह पहचान नहीं पाते, जैसे गहराई अव्यवस्थित हो गई हो, लेकिन संभावना यही बताती है कि बनावट इतनी इंट्रिकेटली डिजाइंड है कि राह भटके बिना जाना मुश्किल है। एक और बड़ी बात, सीढ़ियां गिनने पर अक्सर गलती होती है। उतरते वक्त 195 गिनी जाती हैं, लौटते वक्त 198। ट्रैवल ब्लॉगर बताते हैं यह उनके इतिहास में एक लगातार थोड़े अलग अनुभव के रूप में दर्ज हुआ। ये इल्यूजन है, कहने वाले भी मानते हैं कि कुछ महसूस हुआ ही, निश्चित रूप से ये कोई संयोग नहीं। नीचे गहराई में केवल अंधेरा नहीं दबता, बल्कि धीरे धीरे आपके मन का नॉइज भी गायब होता जा रहा है। कुछ यात्रियों ने बताया कि वहां कोई आवाजें सुनी, एक धीमी गूंज, जैसे पत्थर खुद बोल रहे हों। लेकिन दूसरी ओर कानों में कदमों की गूंज इतनी अजीब होती है जैसे कोई और भी आपके साथ आ रहा हो, हालांकि आंखों में कुछ नहीं दिखता। यह पूरा माहौल तभी खुलता है जब दिन की धूप घट जाती है और हल्के प्रकाश में नीली भूरे पत्थर से झलके ये हवाएं मूक अपराध पूछती हुई चली जाती हैं। किसी ने बताया जैसे यहां किसी को आत्मा में रहने की लत लगी हो। और तो और 2019 में एक ट्रैवलर्स ग्रुप ने नीचे कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कुछ मिनट बाद उन्होंने कैमरा वापस लेना तय किया। कोई ऑब्जेक्टिव फेलियर या ड्रॉप आउट नहीं, लेकिन कैमरे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और माइक्रोफोन पर अचानक से सिबिलेंट व्हिस्परिंग जैसी आवाजें आ गई थीं। यह रिकॉर्ड किसी चैनल पर फाइनल न हो पाने के बावजूद ग्रुप मेंबर्स के बीच चर्चा में बना रहा। यह उनका अनुभव था, तथ्य के तौर पर साझा किया गया। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि रात को वहां कोई छोटा दीप दिखता था, अचानक जला और बुझ गया। देखो, कोई धर्म कर्म के टाट नहीं। यह चीज आधिकारिक रूप से दर्ज तो नहीं, लेकिन कई लोगों ने यह दावा किया। क्या कारण था? शायद आर्किटेक्चर, अंधेरा और अजीब वातावरण के बीच मन का भ्रम, पर लगता है वहां एक घनी सच्चाई बैठी है। नीमराना बावड़ी को लेकर कोई आत्महत्या या घटना का फोर्सी रिकॉर्ड नहीं है। कोई मौत, कोई दुर्घटना रजिस्ट्री में दर्ज नहीं,
लेकिन यह जगह डराती है क्योंकि यह अपनी उपस्थिति में एक अर्थ रखती है। आसान शब्दों में कहें तो यहां की जगह आपको पकड़ कर रखती है, तब भी जब आप मुखरता छोड़ देते हैं। पुराने समय में यह बावड़ी श्रद्धा की रही होगी। लोग नीचे आते होंगे, पानी पीते होंगे, छांव में विश्राम करते होंगे, लेकिन आज वहां कोई पूजा नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, सिर्फ वह खामोशी है। कई यात्री कहते हैं वहां गया था लेकिन बातें लौटकर ही खुली। यानी अनुभव वह है जो बाहर नहीं आता, भीतर आता है। यह कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, यह एक फैक्ट है कि आर्किटेक्चर और एनवायरनमेंट खुद में एक कंटिन्यूअस साइकोलॉजिकल थ्रिल पैदा करते हैं। चाहे आप आर्किटेक्चर लवर हो, फोटोग्राफर, हिस्टोरियन या थ्रिल सीकर, निमराना बावड़ी आपका पेंगलामन याद दिलाता रहेगा। ठंडी हवा, गहराई में हिलती रोशनी, एको करती आवाज, ये सब कोई दृश्य नहीं बल्कि फीलिंग्स का जुटना है। तो अगली बार जब आप राजस्थान आए, निमराना को एक्सप्लोर करें। गुरूर होगा आपको। इतिहास और कैमरा फ्रेम से जितना सीखा है उससे कहीं ज्यादा गहराई में उतरिए। वहां कदम रखते ही आपकी सोच बाहर नहीं जाएगी, वो आपके साथ वहीं उतर जाएगी। और जब वापस आएंगे लगता है कोई छोर वहां छूट गया हो जिसे आप अब तक समझ नहीं पाए। मंदावा हवेली, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में बसा छोटा सा शहर मंडावा। दूर से देखने पर यह जगह किसी खूबसूरत इतिहास की रंगीन तस्वीर लगती है। हवाओं में पुरानी रियासतों की गूंज है, गलियों में फ्रेस्को चित्रकारी की चमक, और हर मोड़ पर एक नई हवेली दिखाई देती है। लेकिन इन्हीं हवेलियों में एक ऐसी भी है जो अब तस्वीरों में नहीं, सवालों में बसी हुई है। इस हवेली का नाम कोई सरकारी दस्तावेजों में नहीं लिखा, लेकिन मंडावा के हर बुजुर्ग की जबान पर इसका जिक्र जरूर होता है। वो कहते हैं अंदर सब कुछ है सिवाय चैन के। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य से, जब मंडावा का व्यापार अपने चरम पर था। यही हवेली एक अमीर मारवाड़ी परिवार की थी जिनका कारोबार विदेशों तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि हवेली के मालिक ने इटली से शीशे मंगवाए थे, बेल्जियम से झूमर और बनारस से संगमरमर। लेकिन एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। मालिक की मौत कैसे हुई इस पर कोई सहमत नहीं। कुछ कहते हैं बीमारी से, कुछ कहते हैं जहर से। लेकिन जिस रात उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसी रात हवेली के सबसे ऊपरी कमरे से किसी औरत की चीख सुनाई दी। फिर वो चीख हर रात सुनाई देने लगी। पहले परिवार वाले डरे, फिर धीरे धीरे उस हवेली को छोड़ गए, और तब से आज तक वो हवेली खाली है पर वीरान नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है उसे लगता है कोई ऊपर झरोखे से देख रहा है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने हवेली की खिड़की में एक महिला को देखा, लाल जोड़े में, बिना पलकें झपकाए। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था। कई ट्रैवल व्लॉगर्स इस हवेली में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ सफल हुए, लेकिन कैमरा लेकर अंदर घुसे तो तस्वीरें धुंधली आने लगीं। ऑडियो में अजीब सी स्टैटिक नॉइज कैद हुई। एक वीडियो में, जो बाद में डिलीट कर दिया गया, एक झूमर अपने आप हिलता दिखा। कमरे में हवा नहीं थी, लेकिन झूमर खुद ब खुद घूम रहा था। एक स्थानीय गाइड ने बताया कि हवेली के अंदर की घड़ी हमेशा 3:07 पर रुकी हुई है। चाहे कितनी बार चाबी दो, सुइयां वहीं अटक जाती हैं। पुराने समय में लोग कहते थे कि यही वो समय है जब उस औरत की आत्मा पहली बार दिखाई दी थी। इस हवेली का एक तहखाना भी है जहां कभी पुराना गहनों का खजाना रखा जाता था, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा है और एक अजीब सी गंध, जैसे लोबान और गीली दीवारों की मिली जुली परछाई। कुछ लोगों ने कहा कि वहां खड़े होते ही सीने पर भार महसूस होता है, जैसे कोई आपकी सांसों पर बैठ गया हो। हवेली की दीवारों पर अब भी पुराने चित्र बने हुए हैं। एक कमरे में राधा कृष्ण की झांकी, दूसरे में हाथी पर बैठे राजा। लेकिन उन रंगों में अब कोई उत्सव नहीं है। सब कुछ बेजान सा लगता है, जैसे हर तस्वीर खुद कोई कहानी दबाकर बैठी हो। गांव के लोग बताते हैं कि बरसात की रातों में हवेली की छत पर साड़ी उड़ती हुई दिखती है। आवाज नहीं आती, बस एक झलक और फिर अंधेरा। कई बार तो जानवर भी पास जाने से मना कर देते हैं। एक आदमी ने बताया कि उसकी गाय ने वहां घुसते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया
और तब तक नहीं रुकी जब तक बाहर नहीं आई। राजस्थान सरकार ने मंडावा को हेरिटेज टाउन घोषित किया है। कई हवेलियों को मरम्मत करवाकर होटल बना दिया गया है, लेकिन ये वाली हवेली आज भी जिसकी तस खड़ी है। कोई इसे खरीदना नहीं चाहता, कोई इसमें रहना नहीं चाहता। एक बार किसी ने कोशिश की थी, नए लोग आए, साफ सफाई शुरू हुई, लेकिन तीसरे ही दिन काम रोक दिया गया। कहा गया कि रात को किसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जबकि अंदर कोई नहीं था। जो लोग अंदर जाकर लौटे हैं वो कहते हैं हवेली का माहौल अजीब है। वहां हवा चलती है लेकिन पत्ते नहीं हिलते, रोशनी पड़ती है लेकिन दीवारें चमकती नहीं, और सबसे अजीब बात, हर जगह लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी अपनी ही परछाई, या शायद नहीं। कई बार सरकार ने इस हवेली को एक म्यूजियम में बदलने की योजना बनाई, लेकिन बात कभी आगे नहीं बढ़ी। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि वहां कुछ है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए, और शायद इसी वजह से ये हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है जैसी 100 साल पहले थी। टूटी नहीं लेकिन थमी हुई। यह हवेली कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं, यह एक जीती जागती जगह है जहां इतिहास मिटा नहीं, बस चुप हो गया है। अगर आप मंडावा जाएं तो बाकी हवेलियां देखें, फोटो खींचें, कहानियां जानें, लेकिन जब इस हवेली के पास से गुजरें तो थोड़ी देर रुकिए और कान लगाइए। शायद आपको भी किसी खिड़की से कोई देख रहा हो, और कौन जाने अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है वो साया आपके साथ लौट आए। फातेह सागर झील। उदयपुर की पहचान अगर कोई एक चीज से हो सकती है तो वो है झीलें, और उन झीलों में सबसे खूबसूरत मानी जाती है फतेह सागर झील। हर शाम सूरज इसकी सतह पर उतरता है, नावें तैरती हैं और टूरिस्ट इसे कैमरे में कैद करते हैं, लेकिन जब रोशनी बुझती है और झील शांत हो जाती है तब यह जगह महज एक पर्यटन स्थल नहीं रहती। तब इसकी गहराई में कुछ ऐसा जागता है जिसे आंखों से नहीं, एहसास से देखा जा सकता है। फतेह सागर झील कोई किला, कोई हवेली या खंडहर नहीं है। यहां न तो टूटी दीवारें हैं और न ही झूलते झूमर। यह खुला पानी है जिसका डर भी खुला है, लेकिन बहुत धीरे से फैलता है, जैसे कोई धड़कन जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। कहते हैं झील जितनी गहरी होती है उतनी ही चुप होती है। फतेह सागर की गहराई में एक किस्म का मौन है, वो मौन जो लोगों को चुपचाप अपने पास बुलाता है। शहर के पुराने नाविक बताते हैं कि इस झील में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मोटर बोट अचानक धीमी हो जाती है बिना किसी तकनीकी कारण के, और कुछ कोनों में पानी में एक अजीब सी गंध आती है जैसे किसी पुराने समय की नमी अब भी वहां कैद हो। 2004 में एक लोकल फोटोग्राफर ने झील के किनारे रात को कुछ शॉट्स लिए थे। कैमरे में धुंधली सी एक आकृति कैद हुई, इंसानी शक्ल जैसी, लेकिन सिर हल्का झुका हुआ और आंखें नहीं दिखती थीं। कई बार लोगों ने उसे एडिटिंग की गड़बड़ी माना, लेकिन उसी जगह पर कुछ और लोग भी ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पानी के बीच में देर रात किसी को खड़ा देखा है जो हिला नहीं, बस देखता रहा। झील के उत्तरी छोर पर एक पुराना घाट है, वहां अब कोई नहीं बैठता। पुराने उदयपुरवासी बताते हैं कि कभी वो घाट मंदिर से जुड़ा था, लेकिन एक हादसे के बाद उसे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि वहां किसी पंडित की डूबकर मौत हो गई थी। वो शव 2 दिन बाद झील के उस हिस्से में मिला जहां पानी मुश्किल से कमर तक था। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन उस जगह पर लोग अब भी शाम के बाद रुकना नहीं चाहते। फतेह सागर झील का पानी अक्सर शांत रहता है, लेकिन कुछ रातों में इसमें हलचल दिखाई देती है। न कोई नाव, न कोई तैराक, फिर भी लहरें बनती हैं और कुछ देर बाद खुद ही थम जाती हैं, जैसे किसी ने तैरने की कोशिश की पर फिर रुक गया। कुछ टूर गाइड्स कहते हैं कि झील के पास की हवा भी बदल जाती है। दिन में जो ठंडी लगती है वही रात में अजीब सी गर्म और भारी हो जाती है। यह बदलाव कोई नहीं समझा सका, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो समझ से बाहर है। कई नाविकों ने बताया कि रात को कभी कभी कोई आवाज आती है, रुको, बहुत धीमी, जैसे पानी के भीतर से कोई पुकार रहा हो। और अगर उस समय कोई झील के पास अकेला हो तो उसके कदम अपने आप वहीं ठिठक जाते हैं।
क्या ये सिर्फ डर है या पानी की वो भाषा जिसे हम समझ ही नहीं पाए? कुछ साल पहले एक लोकल युवक की डूबने की खबर आई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो तैरते हुए अचानक नीचे चला गया, फिर उसका शव 2 दिन बाद मिला। लेकिन उसका एक दोस्त जिसने ये सब होते देखा था, उसने बताया कि उसने लड़के को चिल्लाते हुए देखा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। ये बयान कभी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बना, लेकिन उस दोस्त ने आज तक झील के पास जाना बंद कर दिया। कई लोग कहते हैं कि झीलें भूतियां नहीं होती, लेकिन जो वहां अकेले गए हैं और देर तक बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये जगह जरूर कुछ छुपाए हुए है। यह डरावनी नहीं है, लेकिन अजीब है। डर वहां होता है जहां हमला होता है, लेकिन फतेह सागर में ऐसा कुछ नहीं। यहां सिर्फ महसूस होता है, बहुत धीमे, बहुत गहरे। कई बार जब रात को सड़क किनारे लाइट बंद हो जाती है तो झील की सतह पर एक परछाई सी चलती हुई दिखाई देती है। कोई आकृति नहीं, सिर्फ हल्की सी गति। किसी ने कोशिश की देखने की, लेकिन वो चीज हमेशा पानी में दूर खिसकती जाती है, जैसे वो चाहती है कि आप उसे देखें पर पकड़ न सकें। कुछ बुजुर्गों ने यह भी कहा कि पुरानी रियासतों के जमाने में झील के आसपास कुछ शव विसर्जन भी हुए थे। उस समय झील का विस्तार सीमित था और माना जाता था कि पानी सब कुछ समाहित कर लेता है, पाप भी और पीड़ा भी। तो क्या वो पीड़ा अब भी वहीं अटकी हुई है? क्या वो आत्माएं जो पानी में समा गईं, पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाईं? उदयपुर में लोग इस झील को प्यार से देखते हैं, और प्यार अक्सर अंधा होता है। शायद इसी वजह से फतेह सागर के डर को कोई नाम नहीं देता। कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, बस पानी और उसके भीतर बहता कोई पुराना रहस्य। तो अगली बार जब आप फतेह सागर के किनारे बैठें, पानी की तरफ देखें, और अगर आपको लगे कि सतह पर कुछ पल के लिए कोई चेहरा झलका था, तो चौंकिए मत। शायद वो आपको देख रहा हो, या शायद वो यही चाहता है कि आप उसे देखें ताकि वो आपके जहन में रह जाए। और जब आप वहां से उठें तो थोड़ा पीछे मुड़कर देखिएगा, क्योंकि वो जगह ऐसी है जो हर शाम कुछ ना कुछ अपने अंदर छुपा लेती है। अजबगार किला। राजस्थान के अलवर जिले की पहाड़ियों में जहां सड़कें धीरे धीरे पत्थरों में खो जाती हैं, वहीं एक किला है, अजबगढ़। नाम से ही अजीब और इतिहास से भी। यह जगह ना जयपुर की चमक में दिखती है, ना उदयपुर की पोस्टकार्ड वाली खूबसूरती में, लेकिन जो यहां आता है उसके जहन में यह जगह ठहर जाती है, अक्सर सवाल की तरह, कभी डर की तरह। अजबगढ़ का किला उस समय का है जब राजपूताना की सीमाएं तलवार से तय होती थीं और हर किला सत्ता का प्रतीक होता था। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। माना जाता है कि यह किला माधो सिंह, जो भानगढ़ के शासक थे, उनके वंशजों ने बनवाया था। भानगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित यह किला एक और भूला हुआ अध्याय है, और कई लोगों के अनुसार यह स्थान भानगढ़ से भी ज्यादा डरावना है, बस इसका नाम कम लिया जाता है। इस किले के बारे में सबसे पहली बात जो लोग बताते हैं वो है इसकी वीरानी। यहां न तो पर्यटक आते हैं, न कोई गाइड। सरकारी बोर्ड है, लेकिन साफ सफाई नहीं। किला अब खंडहर में बदल चुका है। दीवारें टूटी हुई, गलियारे उखड़े हुए, और रास्ते ऐसे जिनमें चलने से पहले आपको खुद को थोड़ा संभालना पड़ता है। जो लोग यहां गए हैं वो कहते हैं कि किले की दीवारों के बीच एक अजीब सा भारीपन है। हवा यहां चलती जरूर है, लेकिन वो हवा आपको छूने के बजाय जैसे घूरती है। कोई तेज आवाज नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, लेकिन एक लगातार चलता हुआ मौन जो हर कमरे, हर दीवार और हर झरोखे से टपकता है। स्थानीय ग्रामीण इस किले के बारे में खुलकर बात नहीं करते। कुछ तो यह मानते हैं कि भानगढ़ की तरह ही अजबगढ़ भी किसी श्राप का शिकार हुआ था। कुछ कहते हैं कि जब भानगढ़ उजड़ा तब वहां की कुछ आत्माएं यहां तक पहुंच गईं। यहां के लोग रात के वक्त इस किले के आसपास नहीं रुकते। खेत पास में है, लेकिन कोई भी खेत की रखवाली रात को नहीं करता। 2006 में एक पुरातत्व शोधकर्ता की टीम इस किले की स्थिति का जायजा लेने आई थी। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि किले की दीवारों में ध्वनि प्रतिध्वनि सामान्य से अधिक थी, और यह उन क्षेत्रों में भी थी जहां संरचना पूरी तरह खुली थी। तकनीकी रूप से यह कोई बड़ी बात नहीं,
लेकिन जब एक साथ कई लोग अलग अलग जगहों से हेलो बोलें और सभी को जवाब में कोई एक सी धीमी आवाज मिले तो सवाल खड़े होते हैं। एक बार एक स्थानीय स्कूल की ट्रैकिंग ग्रुप को यहां लाया गया था। बच्चों में से एक लड़की ने बताया कि उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखा, सफेद कपड़ों में, सर झुका हुआ और हाथ में एक छड़ी। उसने पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब उसने बाकी साथियों को बुलाया और सबने मिलकर वहां देखा, वहां कुछ नहीं था, न आदमी न कोई छड़ी के निशान। एक और बात जो अक्सर सुनी जाती है वो है सांझ की परछाई। अजबगढ़ में सूर्यास्त के बाद कुछ देर तक हवा बिल्कुल रुक जाती है और झील के किनारे बनी पुरानी छतरी के पास एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। न साफ चेहरा न स्पष्ट आकार, बस एक लंबी परछाई जो धीरे धीरे दूर होती जाती है। इसे लेकर किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन गांव के एक पुजारी ने बताया कि उनके पिता ने भी 40 साल पहले वही परछाई देखी थी। किले के कुछ कमरे आज भी ऐसे हैं जिनमें धूप नहीं पहुंचती। वहां अगर आप खड़े हों तो हर सांस भारी लगती है। एक पर्यटक ने बताया कि जब वह वहां बैठा तो उसे ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उस जगह पर थोड़ी देर तक उसका शरीर सुन्न रहा। इतिहास की किताबों में अजबगढ़ का जिक्र भानगढ़ के साथ ही आता है। कभी इसको सुरक्षा किला कहा गया, कभी इसका अलग राज्य माना गया। लेकिन एक बात तय है, अजबगढ़ के किले के बारे में जितना कम लिखा गया है उतना ही ज्यादा लोगों के मन में बसा हुआ है। अजबगढ़ में कोई होटल नहीं, कोई दुकान नहीं और सबसे खास बात, कोई रात नहीं। मतलब ये कि जैसे ही सूरज ढलने लगता है आसपास के सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। एक बार एक यूट्यूबर ने यहां रात में शूट करने की कोशिश की, पर जैसे ही अंधेरा बढ़ा उसके कैमरे की स्क्रीन बार बार बंद होने लगी। आखिरकार उसने केवल दिन के फुटेज डाले और रात की रिकॉर्डिंग करप्ट फाइल बताकर हटा दी। तो क्या यह सब सिर्फ डर की कल्पना है? हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह डर सबको एक जैसा क्यों महसूस होता है? अजबगढ़ किला भले ही किसी फिल्म में न आया हो, लेकिन यहाँ की खामोशी किसी थ्रिलर से कम नहीं। ये डर चिल्लाकर नहीं आता, यह धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है और जब आप वहां से वापस जाते हैं तो वो एहसास कुछ दिन तक आपका पीछा करता है। अगर आप कभी अजबगढ़ जाएं तो शोर मत कीजिए। किले की दीवारें बहुत कुछ सुन चुकी हैं और शायद अब भी सुन रही हैं। कौन जानता, आप जो कहेंगे उसका जवाब सिर्फ हवा में नहीं, दीवारों में भी गूंजेगा। और जब आप बाहर निकले तो एक बार पीछे पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि यहां की परछाइयां सिर्फ शाम तक ही नहीं रुकती। सुधाबाई पुष्कार, जहां आत्माएं खुद को छोड़ने नहीं देती। आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां तर्क खत्म हो जाता है और सिर्फ अनुभव बचता है, जहां लोगों की चीखें कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि उनके भीतर की सच्चाई बन जाती है। ऐसी ही एक जगह है सुधाबाई, पुष्कर से कुछ किलोमीटर दूर, एक वीरान सी जगह जो हर साल एक दिन के लिए जिंदा हो उठती है। सुधाबाई कोई हवेली, किला या मंदिर नहीं है, ना ही इसके चारों ओर पुरानी कहानियों की कोई चमकीली लड़ी लटकी है, लेकिन फिर भी यह राजस्थान की उन सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है जिसे सरकार ने खुद हॉन्टेड अनुभवों की लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि यहां होता है कुछ ऐसा जिसे कोई कैमरा नहीं पकड़ सकता, लेकिन जिसकी चीखें सालों तक पीछा करती हैं। सुधाबाई दरअसल एक छोटा सा कुंड है, एक तालाब जिसके किनारे हर साल एक मेला लगता है। लेकिन यह मेला खरीदारी या मनोरंजन के लिए नहीं होता, यह मेला भूत प्रेत उतारने के लिए होता है। इसे घोस्ट फेयर कहा जाता है। यहाँ न झूले लगते हैं, न गुलाब जामुन बिकते हैं। यहाँ आते हैं वो लोग जो मानते हैं कि उनके अंदर कुछ है, कोई और है, कोई ऐसा जो उनके शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं। हर साल कार्तिक महीने की एक खास तारीख को इस जगह पर भीड़ लगती है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, कुछ अपने लिए, कुछ अपने परिजनों को लेकर। हर किसी की आंखों में उम्मीद होती है कि आज वो आजाद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रीतियां शुरू होती हैं, कोई जोर से चीखने लगता है, कोई जमीन पर खुद को पटकने लगता है, किसी की आंखें उलट जाती हैं,
कोई बोलने की भाषा बदल देता है। यह कोई नाटक नहीं है। जो लोग वहां मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि कुछ चेहरे उस वक्त किसी और के हो जाते हैं। एक मासूम लड़की अचानक गरजती हुई आवाज में बोलती है, मत निकालो मुझे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जोर से जमीन पर गिरता है और आंखें खोले बिना अपने पैरों से पीछे खिसकता है। इन सब के बीच वहां मौजूद होते हैं पंडित, जो सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते बल्कि आत्माओं से संवाद भी करते हैं। कई वर्षों से इन्हीं लोगों ने इस मेले को एक प्रकार का युद्ध कहा है, मनुष्य और उस पर चढ़े किसी और के बीच का युद्ध। इस जगह का नाम सुधाबाई क्यों पड़ा, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी यहां एक संत रहते थे जिनका नाम सुधा बाबा था। वो आत्माओं को शांति देने का काम करते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी यह परंपरा बनी रही, लेकिन वक्त के साथ यह तंत्र प्रक्रिया जैसा रूप ले चुकी है। अब यह एक साधारण धार्मिक जगह नहीं बल्कि एक मुक्ति केंद्र बन गई है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ मानसिक भ्रम है, कि ये लोग सिर्फ अपनी कल्पनाओं में फंसकर इन घटनाओं को सच मानते हैं। लेकिन जब कोई 5 साल की बच्ची अचानक किसी अनजान पुरुष की आवाज में चिल्लाती है या कोई बिल्कुल शांत व्यक्ति हवा में पंजे मारने लगता है तो सवाल उठते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार जब यह मेला खत्म हो जाता है तब भी कुछ लोग वहीं रुकते हैं, क्योंकि उनके साथ आया कोई अब भी उनके साथ है। एक महिला ने बताया कि उसका भाई 2 बार सुधाबाई आया और दोनों बार उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया गया। तीसरी बार जब वो आया तब उसने वहां बने कुंड में खुद को डुबोने की कोशिश की, जैसे कोई उसमें खिंच रहा हो। कुंड का पानी सामान्य है, कोई चमत्कारी जल नहीं, लेकिन जब कोई उसमें स्नान करता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। कोई हंसने लगता है, कोई रोने, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह जगह किसी खास निर्माण या भव्यता के लिए नहीं जानी जाती, ना ही यहां पर कोई ऐसी चीज है जो इंस्टाग्राम पर डाली जा सके। लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों लोग यहां खींचे चले आते हैं और कुछ वापस नहीं जाते। नहीं, इसका मतलब मौत नहीं, लेकिन कुछ लोग वापस जाकर कभी पहले जैसे नहीं रहते, जैसे वो कुछ छोड़कर आए हों या कुछ ले आए हों। स्थानीय पंडितों का कहना है कि कुछ आत्माएं आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन कुछ इतनी जिद्दी होती हैं कि शरीर छोड़ते छोड़ते खुद को और गहरा गाड़ लेती हैं, और तब व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी चाल, उसकी बोली, उसकी सोच, सब कुछ। कोई यह नहीं कहता कि सुधाबाई में भूत घूमते हैं। यहां कोई महल नहीं जिसमें रात को दिए जलते हैं, ना कोई टूटा हुआ झूमर है जो हिलता रहता है। लेकिन यहां डर चीख बनकर सामने आता है और शांति सिर्फ कुछ पलों के लिए मिलती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने यहां का मेले का फोटो सेट बनाया था। उसने बाद में बताया कि जब वो फोटो एडिट कर रहा था तो कुछ तस्वीरों में चेहरे धुंधले थे, जबकि कैमरा बिल्कुल फोकस में था। एक फोटो में एक महिला के पीछे एक साया जैसा कुछ था जो मौके पर किसी ने नहीं देखा था। इन सब के बावजूद सुधाबाई की खास बात यह है कि यहां डर पनपता है, लेकिन साथ ही छूटता भी है। यहां लोग आते हैं हल्का होने, साफ होने, और यही इस जगह की सबसे रहस्यमयी खूबी है कि जहां बाकी हॉन्टेड जगहें आपको डर से भरती हैं, वहीं सुधाबाई आपको डर से मुक्त करने का दावा करती है। तो अगर कभी आप पुष्कर जाएं और सड़कों से कुछ दूर एक वीरान रास्ता मिले जहां कुछ लोग अजीब तरीके से चल रहे हों, बोल रहे हों या चुपचाप बैठे हों, तो समझिएगा आप सुधाबाई के पास हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले एक सवाल खुद से पूछिएगा, क्या आप जो लेकर जा रहे हैं वो वाकई सिर्फ आप ही हैं? रूपनगर किला, एक किला जो इतिहास से ज्यादा सन्नाटे में जिंदा है। राजस्थान में किलों की कोई कमी नहीं। कहीं की दीवारें युद्धों की कहानियां कहती हैं, तो कहीं की छतें अभी भी रानियों की पायल की गूंज को संजोए हुए हैं। लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जो न तो किताबों में दर्ज हैं, न ही ट्रैवल गाइड्स में। वो बस खड़े हैं, टूटे, झुके हुए और ऐसे खामोश जैसे उनकी दीवारों में वक्त खुद छिपा बैठा हो। रूपनगर का किला वैसा ही एक नाम है। अक्सर लोग इसका नाम भी नहीं जानते। भानगढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर,
ये सब तो सुने होंगे, लेकिन रूपनगर शायद ही किसी ने जिक्र किया हो, और शायद इसकी यही चुप्पी इसे बाकी किलों से अलग बनाती है। कहा जाता है कि यह किला न तो पूरी तरह वीरान है और न ही पूरी तरह बसा हुआ, ये कहीं बीच में अटका है, समय और शांति के बीच। रूपनगर किला राजस्थान के कोटा संभाग के पास एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित है। इसकी कोई स्पष्ट निर्माण तिथि तो दर्ज नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक यह किला राजा रूप सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किले की बनावट पारंपरिक राजपूताना शैली की है। ऊंची दीवारें, गहरे रंग के पत्थर और अंदर की ओर जाती हुई संकरी गलियां जो अब घास और खामोशी से भर चुकी हैं। इस किले के बारे में कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई जाती, और शायद यही इसे और डरावना बनाता है। यहां कोई भूत की चीख नहीं, कोई आत्मा का साया नहीं, लेकिन फिर भी जो भी यहां गया वह खाली नहीं लौटा। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उसे छू कर निकल गया। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि यह किला कभी नाच गानों और सभाओं से गूंजता था, लेकिन एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। कोई युद्ध नहीं, कोई हमला नहीं, फिर भी राजा का परिवार इस किले को छोड़कर चला गया। वजह क्या थी किसी को नहीं पता, और तभी से यह किला धीरे धीरे अपने ही अंदर सिमटता चला गया। जो लोग इस किले तक पहुंचे हैं उन्होंने बताया कि रास्ता जितना सुनसान है उतना ही भारी भी। जैसे जैसे आप किले के करीब पहुंचते हैं, हवा का रुख बदलने लगता है। पेड़ों की पत्तियां उसी ओर झुक जाती हैं और अचानक सब कुछ बहुत शांत हो जाता है, इतना कि अपनी ही सांस की आवाज साफ सुनाई देने लगे। किले की पहली मंजिल पर एक बड़ा सा दरबार हॉल है, जिसकी दीवारों पर अब सिर्फ टूटे हुए निशान हैं, लेकिन बीच में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर है जिस पर आज भी लोगों के चप्पलों के निशान दिखते हैं। हालांकि उस कमरे में कोई आता जाता नहीं। रूपनगर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ की दीवारें कुछ देर बाद गूंजना शुरू कर देती हैं। नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, बस धीमी सी ध्वनि जो कहीं से आती नहीं, बस आसपास रहती है। कई बार ऐसा लगा कि कोई धीमी चाल से आपके पीछे चल रहा हो। जब आप रुकें, वो भी रुक जाए। आप मुड़े तो कुछ ना दिखे, लेकिन वो एहसास, वो पीछे की ओर खींचती निगाह, वो वहीं रह जाती है। एक बार एक स्थानीय युवक ने किले के अंदर रात में रुकने की हिम्मत की थी। वो कैमरा और कुछ खाने का सामान लेकर रुका। सुबह जब लोग पहुंचे तो वो बाहर ही पड़ा था, जैसे किसी ने जबरन उसे बाहर फेंक दिया हो। पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना कि अंदर कुछ है जो जाग रहा था। उसके बाद किसी ने रात में वहां ठहरने की कोशिश नहीं की। किले के एक कोने में एक टूटी हुई छोटी बावड़ी है, जिसमें अब पानी नहीं, सिर्फ सूखा और सड़ांध है। लेकिन एक बात अजीब है, उस सूखे गड्ढे से अक्सर ठंडी हवा निकलती है। वैज्ञानिक तौर पर यह संभव नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसा वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसे महसूस किया है। और इसके साथ आती है एक हल्की सी गंध, जैसे कोई बासी इत्र हवा में घुल गया हो। किले का मुख्य द्वार अब भी लगभग सुरक्षित है, लेकिन उसके पास खड़ा होना आसान नहीं। कई लोगों ने बताया है कि जैसे ही आप उस दरवाजे के ठीक नीचे खड़े होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है ऊपर से। कोई चेहरा नहीं, कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक मौजूदगी जो आपकी तरफ झुकी हुई हो। 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस जगह की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहां कुछ ऐसा है जिसे कैमरा नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो अंदर तक उतरता है। उनकी रिकॉर्डिंग्स में कोई गड़बड़ी नहीं आई, लेकिन जो टीम वहां गई थी उनमें से 2 लोग महीनों तक अनिद्रा से जूझते रहे। रूपनगर किले के आसपास कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई गाइड नहीं मिलेगा। सरकार ने इस जगह को संरक्षित स्मारक का दर्जा नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो लोग इस जगह को जानते हैं वो इससे बचते हैं। गांव के कुछ लोग मानते हैं कि यह किला अधूरी आत्माओं का इंतजारगाह है। वो आत्माएं जो मरी नहीं, बस किसी वजह से रुकी रह गईं। रूपनगर किला डरावना नहीं है क्योंकि वहां कुछ दिखाई देता है, वो डरावना है क्योंकि वहां कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी वहां कुछ है। वो जगह आपको घूरती है, सवाल नहीं करती,
बस महसूस कराती है। तो अगर आप कभी इस किले के पास जाएं तो शोर मत मचाइए, वहां की चुप्पी टूटने की आदत में नहीं है। और अगर भीतर जाने की हिम्मत करें तो वापस लौटते वक्त एक बार जरूर सोचिएगा, वो जो एहसास आप अंदर लेकर गए थे, क्या वो ही है जो आप साथ वापस ला रहे हैं? तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के वो रहस्यमयी किले और स्थान जिन्हें न सिर्फ इतिहास ने दर्ज किया है, बल्कि जिनकी दीवारों ने आज भी कुछ अनकही चीखें बचा रखी हैं। ये वो जगहें हैं जहां इंसान तो आता है, लेकिन लौटता शायद अकेला नहीं, क्योंकि जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहां की हवा, वहां की दीवारें, वहां की खामोशी सब आपका नाम जानना चाहती हैं। और क्या पता, जब आप वापसी की राह लें तो कोई परछाई, कोई अधूरी कहानी आपके साथ लौट आए। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन जगहों पर जाने की हिम्मत रखेंगे? और अगर गए तो क्या आप ये तय कर पाएंगे कि वापस आए हैं या कोई और भी साथ लाए हैं?